नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास से गुप्त साम्राज्य। तो आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, जो मौर्य काल था। मौर्य काल के बाद जब मौर्य काल का पतन हुआ तो अलग अलग जो हिंद यूनानी थे, शैक थे, पल्लव थे, कुषाण वंश थे, उसके बाद वो आए। फिर उनके बाद जो है एक छत्र साम्राज्य जो है भारत में नहीं हो पाया था। तो इसकी कमी को पूरा जो है गुप्त शासकों ने किया था। तो गुप्त शासकों ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र को अधीन कर आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया था। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त काल को। प्रारंभिक शासक जो प्रारंभिक शासक थे उसमें श्रीगुप्त था। तो श्रीगुप्त का जो कार्यकाल था वो 240 से 280 ईसा पूर्व 280 ईस्वी के बीच में था। तो लगभग ये 40 साल इसने शासन किया। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। जो प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपात्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। तो आदिराज की उपाधि जो है श्रीगुप्त को दी गई है। अगर हम गुप्त वंशावली के स्रोत के बारे में बात करें तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हैं, विलसड स्तंभलेख और भीतरी स्तंभलेख, ये गुप्त से संबंधित स्रोत हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और विलसड अभिलेख का संबंध विलसड स्तंभलेख का संबंध कुमारगुप्त से है। भीतरी स्तंभलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। घटोत्कच गुप्त, तो घटोत्कच गुप्त जो था इसका कार्यकाल 280 से 319 ईस्वी के बीच में था। लगभग ये जो है 39 ईयर इसने शासन किया और यह श्रीगुप्त का पुत्र था और एवं उत्तराधिकारी था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 334 ईस्वी के बीच में था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उसके पश्चात उसकी जो सत्ता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई, शक्तिशाली हो गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया था। तो गुप्त संवत जो चलाया था वो 319 से 320 ईस्वी के बीच में चलाया था। 319-20 ईस्वी जो है वो गुप्त संवत काल कहलाता है। तो इससे पहले हमने शक संवत और विक्रम संवत के बारे में पढ़ा था। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था वो 335 से 380 ईस्वी के बीच में था। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति अर्थात इलाहाबाद स्तंभ लेख। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन ने की थी। हरिसेन को हम शांति और युद्ध का मंत्री भी कहते हैं और या फिर संधि विग्रह भी कहते हैं। संधि विग्रह जो है वो हरिसेन को कहा जाता है। रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित कहा गया है। तो तत्पाद परिगृहित की जो है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था, उसे समरसता कहा गया है। समुद्रगुप्त को समरसता कहा गया है, जिसका अर्थ होता है 100 युद्धों का विजेता। इसीलिए डॉक्टर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त। तो कुछ जो राजा हैं उनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि श्रीगुप्त हैं, तो श्रीगुप्त को जो है आदिराज और महाराज की उपाधि दी गई है। और ये प्रश्न में आते भी हैं कि ये जो शासक हैं इसने किन कौन कौन सी उपाधि दी गई है। तो हमें याद रखना है कि आदिराज और महाराज की उपाधि श्रीगुप्त को दी गई है। घटोत्कच को महाराज की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि दी गई है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और शक्रादित्य की उपाधि दी गई है।
शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त को दी गई है। स्कंदगुप्त को कर्मादित्य की उपाधि दी गई है। कर्मादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त को दी गई है। इसे हमें याद करना है, इसमें मिलान के लिए भी आ सकता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजयी का कार्य किया था। आर्यव्रत में उसने 9 राजाओं को परास्त किया था और दिग्विजय कार्य किया था। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को परिचारक अर्थात सेवक बनाया था। राजाओं यानी अटाविक। समुद्रगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय के लिए निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो अश्वमेध यज्ञ जो है समुद्रगुप्त ने किया था। अश्वमेध यज्ञ को एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का जो नाम है वो दत्त देवी बताया गया है। और समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा जाता है क्योंकि इसने कई सारी कविताओं की रचना भी की है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। तो वीणा वादन जो है वो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी और उसके लिए एक दूत भी भेजा था और उसको अनुमति प्राप्त हुई थी। तो अनुमति किसने मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बुद्ध मंदिर बनाने के लिए, उसको अनुमति प्राप्त हो गई थी। समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं मिली है। गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु, वीणा, सारण, ये सब 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि धारण की है। तो अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण की है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अब पढ़ेंगे हम रामगुप्त के बारे में। तो रामगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद रामगुप्त एक शासक बना और यह एक कमजोर राजा था। विशाखादित्य कृत देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम जो है उसे विशाखादत्त ने लिखा गया है। तो उसके अनुसार जो है रामगुप्त जो है शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह हार गया था, पराजित हो गया था। और जो शक राजा है उसकी पत्नी अर्थात रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको प्राप्त करना चाहता था। तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला किया। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय था अर्थात जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है अर्थात रामगुप्त का छोटा भाई, उसको यह बात पसंद नहीं आई। तो उसने स्त्री का वेश धारण करके शक राजा का वध कर दिया। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठ गया। राजशेखर को काव्य मीमांसा ने इस घटना का उल्लेख किया गया है। तो काव्य मीमांसा जिसको राजशेखर ने लिखा गया है उसमें इस घटना के बारे में बताया गया है, काव्य मीमांसा में भी। अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को या चंद्रगुप्त द्वितीय को? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था 380 से 412 ईस्वी के बीच में था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को देवगुप्त कहा गया है किसके अभिलेख में? सांची के अभिलेख में देवराज कहा गया है और प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज भी कहा गया है और देवगुप्त भी कहा गया है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना हमें। देवराज जो कहा गया वो सांची के अभिलेख में कहा गया है और देवगुप्त जो कहा गया वो प्रवरसेन के अभिलेख में कहा गया है। क्लियर हो गया होगा अब तो। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का जो वर्णन है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा चंद्र भी कहा गया और कौन से स्तंभ लेख में कहा गया है? मेहरौली के स्तंभ लेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। तो रुद्रसेन द्वितीय जो है वो वाकाटक शासक था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती से का विवाह करवाया था। जब वाकाटक की मृत्यु हो गई थी तो उसका नाबालिग पुत्र जो है उत्तराधिकारी बना था। तो प्रभावती जो है स्वयं वास्तविक शासिका बन गई थी।
और वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित भी किया था। और इसके जिसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के क्यों चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, प्रश्न अगर बनता है तो शकों को पराजित करने के कारण ही चांदी के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इस विजय के पश्चात उसे शाकाहारी कहा गया। तो शाकाहारी किसे कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो जैसे हमने पहले भी बताया था, जब शकों को पराजित किया था तभी उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। तो उदयगिरी अभिलेख में ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। इसकी राजधानी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। उसकी दूसरी राजधानी भी थी जो कि उज्जैन में थी। तो चंद्रगुप्त की दो राजधानी हो गई, एक पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन। और उज्जैन में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चीनी यात्री जो था फाहियान को लेकर प्रश्न बनता है कि फाहियान किसके कार्यकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। 399 से 414 ईस्वी के मध्य आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हैं, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से 9 रत्न हैं। कालिदास, धन्वंतरी, वररुचि, अमर सिंह, छपनक, घटकरपर, शंकु, वेताल भट्ट, वराह मिहिर। तो ये 9 रत्न हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कुमारगुप्त प्रथम, तो इसका कार्यकाल जो था 415 से 455 ईस्वी के बीच में रहा था। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन किया गया है। तो मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के प्रथम के बारे में बताया गया है। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। तो सबसे अधिक अभिलेख इसके मिले हैं। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तो शरदकालीन सूर्य किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र, बल, पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित, महेंद्र, अश्वमेघ, महेंद्र इत्यादि उपाधियां धारण की थी। तो कितनी सारी उपाधियां होगी कुमारगुप्त प्रथम की? एक हो गया व्याघ्र, बल, पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र। तो इसमें कितने सारे महेंद्र लग रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में ही की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल जो है 40 वर्ष था। उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, ना इसका मतलब ना तो घटने दिया और ना ही बढ़ने दिया। अब हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल था वो 455 से 467 ईस्वी के बीच में था। स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कर्मादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? याद रखना है, इस कर्मादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण की थी। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चला है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो दोबारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार हुआ किसके द्वारा? गिरनार के प्रशासक चक्रपालित के द्वारा। और ऐसा कहाँ से चला पता हमें? जूनागढ़ अभिलेख से। स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है यानी गाजीपुर, जो गाजीपुर से प्राप्त हुआ है, वो उसमें हूनों द्वारा आक्रमण की जानकारी मिलता है। तो हूनों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय शुरू हो गया था। तोड़मन मिहिर कुल के प्रसिद्ध हून राजा थे। तो तोड़मन कौन थे? मिहिर कुल के प्रसिद्ध हून राजा। तो मिहिर कुल के प्रसिद्ध हून राजा कौन थे? तोड़मन। कहुम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है। तो दो अभिलेख हैं यहाँ पे, कहुम स्तंभलेख है और दूसरा जूनागढ़ अभिलेख है। तो कहुम
स्तंभलेख में कहा गया है स्कंदगुप्त को सक्रोपम, और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त को कहा गया श्री परिरीक्षित रिक्षा। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, अयोध्या को अपनी राजधानी किसने बनाया था? कौन सा गुप्त शासक था? तो स्कंदगुप्त था, इसने अयोध्या को भी अपनी राजधानी बनाई थी। तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक कौन था, में ध्यान रखना है, कौन था? विष्णुगुप्त था। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन के बारे में, जो गुप्तकालीन जो प्रशासन था उसके संबंध में पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक था, और सभी का ही राजतंत्रात्मक था। राजा पद वंशगत था, और जो राजगद्दी पर हमेशा ज्येष्ठ पुत्र नहीं मिलते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिल जाए। गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगर साम्राज्य की बात करें तो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इसमें प्रांतीय और स्थानीय शासन पद्धति चलाई गई थी, और जो राज्य है राज्य को भुक्तियों में बांटा गया था। भुक्ति अर्थात प्रांतों में, राज्य को भुक्ति अर्थात प्रांतों में बांटा गया था, और जो भुक्ति था उसका प्रभारी उपरीक कहलाता था। भुक्तियाँ कई विषयों अर्थात जिलों में बटा हुआ था, जिसका प्रभारी विषयपति होता था। विषय को हम वीथियों में बांटते थे, और वीथियों को ग्रामों में बांटते थे। पैठ, पैठ जो है ग्राम समूह की इकाई थी। पैठ जो है ग्राम समूह की इकाई थी, और ग्राम प्रशासन का सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। और पैठ जो है ग्राम समूह की इकाई थी। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव यानी ग्राम। ग्राम सभा, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। और जिसके और जो सदस्य थे उसमें क्या कहते हैं? महत्तर। महत्तर। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। तो पंचमंडली या ग्राम जनपद जो है वो ग्राम सभा को ही कहते थे। गोप्ता, तो गोप्ता जो है वो देश का प्रशासक था, जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। तो गोप्ता के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे? गोप्ता जो क्या था? देश का प्रशासक था। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी, तो समुद्रगुप्त के कुछ पदाधिकारी हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे संधि विग्रहक, तो संधि विग्रहक जो है संधि और युद्ध का मंत्री था। कुमारामात्य, तो कुमारामात्य जो था वो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। खाद्य तपाकिका, तो खाद्य तपाकिका जो था वो राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष कहलाता था। महादंडनायक वो न्यायाधीश था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था। तो ध्रुवाधिकरण कौन था? भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी के बारे में। उपरीक, उपरीक जो था वो प्रांत का राज्यपाल था। कुमारामात्य, कुमारामात्य प्रशासनिक अधिकारी था। दंडपाशिक, दंडपाशिक जो था वो पुलिस विभाग का प्रधान था। महादंडनायक, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश था। बलाधिकृत, बलाधिकृत सैन्य कोष का अधिकारी था। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार मुख्य दोवारिक था। सैन्य संगठन, सैन्य संगठन में देखें तो सेना का जो अध्यक्ष था वो सम्राट ही हुआ करता था। जब सम्राट वृद्ध हो जाता था तो उसकी अध्यक्षता युवराज करता था, ठीक है। तो युवराज और सम्राट दोनों देख लिया हमने। युवराज कौन होता था? तो सम्राट का पुत्र ही हुआ करता था। सेना को कई शाखाओं में बांटा गया था, जैसे गज सेना और अश्वसेना। तो गज सेना का जो प्रधान था, अध्यक्ष था, उसे महापीलुपति कहते थे। तो महापीलुपति किसे कहते हैं? गज सेना के अध्यक्ष को। और अश्वसेना के अध्यक्ष कहते हैं महाश्वपति या भटाश्वपति। तो महाश्वपति या भटाश्वपति अश्वसेना के अध्यक्ष हो गए। रणभाण्डाधिकृति, तो रणभाण्डाधिकृति जो था वो सैन्य कार्य में आने वाली सामग्री की व्यवस्था एवं पूर्ति से संबंधित कर्मचारी था। तो रणभाण्डाधिकृति कौन था? जो सेना को सामग्री की व्यवस्था करता था। अगर हम सामाजिक जीवन देखें तो सामाजिक जीवन में गुप्त जो काल था उसमें भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति तथा गुप्तकालीन अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो कायस्थ के बारे में सबसे पहले हम कहाँ पढ़ते हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति में या फिर गुप्तकालीन अभिलेख में। गुप्त काल में क्षुद्रों की स्थिति में सुधार आया था। उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत जैसी चीज़ों जो से सुनने को मिल गया था। तो रामायण, पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथ थे, इन ग्रंथों को सुनने का अधिकार क्षुद्रों को प्राप्त हो गया था।
क्षुद्रों की जो पहचान है मुख्य रूप से कृषक के रूप में होने लगी थी। समाज में छुआछूत अब भी प्रचलित था। स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आ गई थी। निचले दो वर्णों की स्त्रियों का जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली थी, जो कि ऊपरी दो वर्णों की स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। अर्थात हम देखिए तो इसमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो स्त्रियां थी उनको जीवन निर्वाह करने के लिए धन अर्जन करने की स्वतंत्रता नहीं थी, जबकि जो क्षुद्र और वैश्य थे यानी वैश्य और क्षुद्रों को प्राप्त थी। एक विवाह की प्रथा नहीं थी, अर्थात बहुत सारे विवाह हुआ करते थे, यानी एक ही व्यक्ति बहुत सारे विवाह करते थे, यानी एक व्यक्ति कई सारी पत्नियों को रख सकता है, इसे हम बहु विवाह कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त प्रथम की अनेक पत्नियों का उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें तो इसमें समाज में सती प्रथा भी प्रचलित थी। सेनानी जो गोपराज है उसकी जो पत्नी थी वो चिता पर जल गई थी, और इसका जो उल्लेख है हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है 510 ईस्वी में। तो सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी, ऐसा कात्यायन जो स्मृतिकार है उसके अनुसार। समाज में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व था और वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। अगर हम बात करें धार्मिक जीवन की तो बौद्ध धर्म जो गुप्त काल का जो धर्म था, बौद्ध धर्म से जो है राजस्व मिलना समाप्त हो गया था, यानी गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म था उसको राजा संबंधी जो संरक्षण प्राप्त होता था वो खत्म कर दिया गया। तो फिर प्रश्न उठता है गुप्त काल का धर्म क्या था? तो भागवत धर्म। तो गुप्त काल में जो है भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया। गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे। इसी काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा प्रारंभ हुई। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र पाया जाता है। किसके सिक्कों पे? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के सिक्के पर। और जो गरुड़ था वह गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। देवगढ़ झांसी, तो देवगढ़ झांसी में है। तो यहाँ पे क्या पाया गया है? यहाँ पे दशावतार मंदिर का अवशेष पाया गया है, और जो दशावतार मंदिर था वो पंचायतन श्रेणी का था। गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है। तो शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है किसके रूप में? हरिहर के रूप में, जो वैष्णव और शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। गुप्त काल में मथुरा एवं वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। तो गुप्त युग में जो जैन सभा है उसका आयोजन हुआ था। तो कहाँ कहाँ हुआ था? इस स्थान का नाम रखना है हमें ध्यान, मथुरा और वल्लभी में हुआ था। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो गुप्तकालीन मुद्राएं एवं अभिलेख तात्कालिक आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था है, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे, ये सब समृद्ध थे। अगर भूमि की बात करें तो भूमि 5 प्रकार की भूमि है: क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, खिल भूमि और अपृहत भूमि। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो ये भूमि किस टाइप की है? तो गुप्त काल में भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, 5 टाइप में, 5 प्रकारों में बांटा गया था। जो क्षेत्र भूमि थी वो कृषि योग्य भूमि थी। वास्तु भूमि यानी रहने अर्थात वसने के लिए भूमि थी। चारागाह यानी पशुओं को चारा योग्य भूमि थी। खिल भूमि ऐसी भूमि थी जिसे जोता नहीं जा सके। अपृहत भूमि ऐसी भूमि थी यानी बिना जोती गई जंगली भूमि। जो जंगली भूमि थी उसे हम अपृहत भूमि कहते थे। कर व्यवस्था देखें तो इसका जो मुख्य स्रोत था गुप्त काल में वो भू राजस्व ही था। जो कर था वो 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्तकालीन कुछ शब्दावली उसे देते थे भाग जो था वो राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा था, यानी कर था। यानी भाग क्या था? एक प्रकार का कर था जो राजा को प्राप्त होता था भूमि उत्पादन से। तो भूमि उत्पादन के द्वारा जो प्राप्त कर है उसको हम भाग कह सकते हैं। भोग जो है राजा को उपहार के स्वरूप मिलने वाला कर था, यानी उपहार के रूप में जो कर प्राप्त होता था उसको हम भोग कह सकते हैं। उद्रंग जो है स्थायी काश्तकारों के लिए कर था।
उपरिकर, उपरिकर अस्थाई कृषकों के लिए कार्य था जो अस्थाई थे। हिरण्य, हिरण्य जो था वो द्रव्य यानी नगद के रूप में लिया जाने वाला कर था। विष्टि, विष्टि जो था वो निःशुल्क या बेगार श्रम था। दिनार, दिनार यानी स्वर्ण मुद्राएं कह सकते हैं। अग्रहार, अग्रहार जो था वो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि थी। भूमि कर संग्रह करने वाला जो पदाधिकारी था उसको हम ध्रुवाधुकरण या ध्रुवाधिकरण कहते थे। व्यापारिक कारवा को नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वो सार्थवाह कहलाता था। सार्थवाह किसे कहते थे? जो व्यापारिक कारवा का नेतृत्व करता था। गुप्त काल में ही व्यापारियों तथा शिल्पियों को 4 संगठन थे, जैसे निगम, पुग, गण और श्रेणी। श्रेष्ठी का जो प्रधान था, श्रेणी का जो प्रधान था उसको हम ज्येष्ठक कहते थे। सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग होता था। और भूमि संबंधी वादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरणी कहा जाता था। कर्णिक या महापक्ष पटलिक, कर्णिक या महापक्ष पटलिक नामक जो पदाधिकारी थे वह भूमि अभिलेख को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। अब हम बात करते हैं बंदरगाह की। तो पूर्वी भारत में 2 बंदरगाह थे, जो ताम्रलिप्ति और घंटसाला था। पश्चिमी भारत में भी कुछ बंदरगाह जैसे भृगु, कच्छ यानी भोज, सोपारा और कल्याण। गुप्त काल में ही जो व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो उज्जैन था। तो गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? उज्जैन था। अगर हम कुछ वैज्ञानिक प्रगति की बात करें गुप्त युग में तो हमें पहला नाम मिलेगा आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टीय। तो आर्यभट्टीय किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने। और इसी में उसने आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी जो है गोल है और उसकी परिधि का सही सही अनुमान भी लगाया था। आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं दासागीतिक, दासागीतिक सूत्र एवं आर्याष्टक शतक। तो आर्याष्टक शतक भी आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में ही दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांतों पैतामह, रोमक, पौलिस, वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण किया है। तो जो 5 प्राचीन सिद्धांत तो किसमें है? पंच सिद्धांतिका में है। पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है? वराहमिहिर ने लिखा है। ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त भी जो था वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था और इसने लिखा है ब्रह्मा सिद्धांत। तो ब्रह्मा सिद्धांत किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त ने। सुश्रुत, सुश्रुत जो थे वो आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अनुसंधान किया था। तो ये आयुर्वेदिक से संबंधित थे सुश्रुत। धन्वंतरी, तो धन्वंतरी को हम आयुर्वेदिक का पिता कहते हैं। भारतीय आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय आयुर्वेदिक का पिता किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी को। और धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। तो तीनों ग्रंथ को हमें याद रखना है, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। भास्कर के तीनों ग्रंथ हैं। लाटदेव, लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता था। अब हम कहते हैं गुप्त कला के बारे में पढ़ते हैं। तो गुप्त कला इस समय जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और इस काल के जो मंदिर थे वो वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण थे। इसमें शिखर युक्त मंदिर है, देवगढ़ झांसी प्रमुख है। जैसे धम्मेक स्तूप, धम्मेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा हमें। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना कोठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। एक और विष्णु मंदिर है जो उदयगिरी विदिशा में है। शिव मंदिर अहिछत्र बरेली उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित है। पवाया का मंदिर, पवाया का जो मंदिर है वो नागौद में। खो का मंदिर, शंकर मर का मंदिर आदि भी गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं। तो पवाया का मंदिर, खो का मंदिर, शंकर मर का मंदिर सब गुप्त काल के मंदिर हैं। गुप्त काल में चित्रकला जो है अपने वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अजंता की चित्रकारी,
जो अजंता की जो चित्रकारी है वो अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें 29 गुफा हैं और इसमें जो गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है वो गुप्त काल से संबंधित हैं। गुफा संख्या जो 16 है उसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या जो 17 है उसमें जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इसी गुफा में सिंघल के राज दरबार का भी चित्र है। इसे चित्रों का चित्रशाला भी कहा जाता है। तो चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है, ठीक है। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म कौन सी शाखा है? महायान शाखा। बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काट कर बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया है। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष और लौकिक हैं। गुप्तकालीन साहित्य की बात करते हैं तो जो गुप्तकालीन संस्कृत का जो साहित्य था, संस्कृत साहित्य का स्वर्ग युग था, यानी इस समय संस्कृत का ही बोलबाला था। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कहलाए और भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति जो है और बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति की रचना जो है गुप्त काल में हुई है। तो गुप्त काल में कौन कौन सी स्मृति हुई है? याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति। इन सभी स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुई है। वीरसेन, वीरसेन उदयगिरी गुहा लेख का रचनाकार था। तो उदयगिरी गुहा लेख रचनाकार कौन था? वीरसेन। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि वत्स भट्टी जो है उसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। अगर हम कुछ लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं, जैसे कालिदास, कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतु संहार है, मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभव है, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमोवंशिया, विक्रमोवंशियम। तो ये सब जो रचनाएं हैं कालिदास की हैं। अगर हम भास की देखते हैं तो भास की रचना है स्वप्नवास वदतम, कर्णभारम, चारुदत्तम। तो ये सब रचनाएं भास की हैं। चारुदत्तम, कर्णभारम, स्वप्नवास वदतम। पंचतंत्र, पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा ने की है। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र की रचना बाण भट्ट ने की है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। रावणाजुर्नियम, रावणाजुर्नियम जो है वो भूमक की रचना है। भूमक ने क्या लिखा है? रावणाजुर्नियम। रावण वध, रावण वध जो है वत्स भट्टी की रचना है। रावण वध किसकी रचना है? वत्स भट्टी की। काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की रचना है। हमें ध्यान रखना है कि काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। अमरकोश, तो अमरकोश की रचना है अमरकोश जो है इसकी रचना किसने की है? अमर सिंह ने। ठीक है, इतना चीज हमें ध्यान रहेगा। अमरकोश जो है उसकी रचना अमर सिंह ने की है। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की है। रावण वध की रचना वत्स भट्टी ने की है। रावणार्जुनियम की रचना भौमक ने की है। मृच्छकटिकम की रचना क्षुद्रक ने की है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की है। हर्षचरित्र की रचना बाण भट्ट ने की है। इसी के साथ ही हमने लेक्चर को विराम रखते हैं। धन्यवाद।